नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर और देखते हैं कि क्या है खास आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम से रिलेटेड, हमारे एग्जाम से रेलिवेंट। इससे पहले कि हम न्यूज़ डिस्कशन शुरू करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं आज का न्यूज़पेपर बेहद रंगीन और बेहद इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कल आया है हमारा यूनियन बजट 2022, जिसके ऊपर कल ऑलरेडी एक कवरेज जा चुका है अबाउट द की हाइलाइट्स ऑफ द बजट। ठीक है, लेकिन बजट में बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे पहलू हैं जो हमारे एग्जाम्स के नज़रिए से बेहद इम्पोर्टेंट हैं और रेलेवेंट हैं और जिनसे हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस आने वाले टाइम में। तो हमने यहाँ पर उनमें से कुछ टॉपिक्स उठाया है और टाइम टू टाइम जैसे-जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा, हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाकर डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है? तो चलिए सबसे पहली आज की जो न्यूज़ है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है अबाउट डिजिटल रूपी। ठीक है, डिजिटल रूपी लाने की बात की है इंडियन गवर्नमेंट ने और ये यूज किया गया है, ये स्टेप उठाया गया है फॉर काउंटरिंग द क्रिप्टो करेंसी थिंग। ठीक है, और टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, देखिए समय बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हर तरफ नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो भारत क्यों पीछे रहे? इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया द लॉन्च ऑफ डिजिटल रूपी। डिजिटल रूपी दैट इज अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे सीबीडीसी कहा जा रहा है और ये लॉन्च शुरू होगा 2022 से 2023 के ऑनवर्ड्स। ठीक है, मतलब 2022-23 से शुरू हो जाएगी डिजिटल करेंसी हमारी यूज होना। आरबीआई ने, आपको पता होगा कि आरबीआई ने इस क्रिप्टो करेंसी को पहले जो है नो कहा था, ब्लॉक कर दिया था और उसे इलीगल भी कुछ मापदंडों में माना था। ठीक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के जो बढ़ती, जो उसकी पॉपुलैरिटी देखी जा रही है, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके इंडियन गवर्नमेंट खुद को आगे रखना चाहती है, एक स्टेप फॉरवर्ड करना चाहती है और वो लेकर आई है डिजिटल रूपी। ठीक है, और आरबीआई ने जो है सेवरल ओकेजन्स पर जो है कंसर्न्स भी जताए हैं रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स इन्वेजन्स एटसेट्रा पर। और कहीं ज्यादा जो यूज हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन हो गए, एथर हो गए, इनसे रिलेटेड भी कंसर्न्स बताए हैं और इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम ना हो, चीजें सेफ हो, सिक्योर हो, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना वो मनी सेफ रहे, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। ठीक है, इन सारी चीजों को सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट खुद अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है, जिसको बोला जा रहा है डिजिटल रूपी या फिर सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, अब मुद्दा उठता है कि आखिर ये सीबीडीसी है क्या? तो देखिए, ये सीबीडीसी जो है ये एक लीगल टेंडर होगा जिसे इशू करेगा हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। ठीक है, और ये इशुएंस होगा एक डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, ये बिल्कुल फिएट करेंसी के जैसा होगा, उसी के जैसा इशू किया जाएगा इन पेपर में और ये इंटरचेंजेबल भी होगा विद अदर फिएट करेंसीज। एक चीफ डिफरेंस देखा जाएगा यहाँ पर कि डिजिटल रूपी जो है, इसके जो ट्रांजैक्शंस हैं ये इंस्टैन्टेनियस होंगे एज अपोज टू द करंट डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, जो आज के ज़माने में जो डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंसेस हो रहा है, वो काफ़ी टाइम टेकिंग है, काफ़ी टफ है, काफ़ी जटिल है। तो उसके उसमें जो है एक इसमें बड़ा डिफरेंस लेकर आया जाएगा, वो ये कि इसके ट्रांज़ैक्शंस इंस्टैन्टेनियस होंगे, बिल्कुल तुरंत होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी इससे रिलेटेड न्यूज़ और डिटेल में हम इसको समझते हैं, जानते हैं कि क्या होगा। फीचर्स की अगर हम बात करें डिजिटल रूपी की या सीबीडीसी की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फीचर रखा गया है, जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, वो है हाई सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट की। सीबीडीसी जो है एक हाई सिक्योरिटी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे कि पेपर बैंक नोट्स होते हैं, और इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो भी रहेगी, इसका यूनिट ऑफ अकाउंट होगा, इसका पेमेंट होगा, सारी चीजें रहेंगी और उसके साथ साथ ये सेफ और सिक्योर होगा। ठीक है,
दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है यूनिकली आइडेंटिफिएबल। आप आसानी से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी नोट को करते हैं ना कि ये 20 की नोट है, ये 50 की है, ये 100 की है, तो वैसे ही आप इसे भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसकी हर एक यूनिट जो है वो यूनिकली आइडेंटिफिएबल होगी। व्हाई? टू प्रिवेंट द काउंटरफीट थिंग। ठीक है, इसको इसके बचाव के लिए जो है इसको ऐसे किया जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इसका है लाइबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक। ये नोट्स जो हैं, ये जो डिजिटल रुपी होगा, इसकी पूरी लाइबिलिटी सेंट्रल बैंक की होगी, जैसे कि एक आम नोट की होती है। ठीक है, उस पे अगर आप पढ़ोगे कभी नोट पर क्या लिखा होता है और गवर्नर के साइन होते हैं कि मैं धारक को इतने रुपए देने के लिए लायबल हूं, तो वही चीज जिस तरह से आरबीआई जो है यहाँ पर लायबल होगा उस करेंसी के लिए। ठीक है, चौथा इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो ये डिजिटल बेरर इंस्ट्रूमेंट होगा जिसे स्टोर किया जाता है, किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है हर प्रकार के डिजिटल पेमेंट सिस्टम और सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, यानी ये नहीं कि सिर्फ अगर ये डिजिटल करेंसी है तो सिर्फ ये उसी के थ्रू जाएगा। जी नहीं, आप किसी भी मोड ऑफ पेमेंट, किसी भी डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट या सिस्टम या सर्विस के थ्रू इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जरूरत क्या है सीबीडीसी की, ये एक दूसरा अहम इंपॉर्टेंट मुद्दा आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ सीबीडीसी एंड एनुमरेट द की बेनिफिट्स। ठीक है, इस पर जो है एक आंसर आप मुझे लिख करके दे दो तो अच्छा होगा, मैं रिव्यू करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, कि आइडेंटिफाई द नीड्स and enumerate the benefits of सीबीडीसी। ठीक है, इसको लिख डालिए जरा पॉइंट वाइज, बुलेट पॉइंट में भी अगर आप मुझे बेनिफिट्स इसके बता देते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसको जरा फटाफट से लिख दीजिए। नीड्स तो मैं आपको बता ही रही हूं। पहला नीड इसका है कि नीड है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का। इंडिया जो है वो डिजिटल पेमेंट के मामले में लीडर साबित हो रहा है, और आपको पता होगा आजकल तो हर कोई गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, इन जैसी मोबीक्विक हो गया, तमाम डिजिटल पेमेंट्स के मेथड्स को यूज कर रहा है और बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को एक पुश देने के लिए ये इसकी जरूरत है। और इंडिया बीइंग अ लीडर इन डिजिटल पेमेंट्स, जो कैश रेमिनेंस है वो अभी भी कुछ एरियाज में स्मॉल वैल्यूज के ट्रांजैक्शंस में डोमिनेंट है। ठीक है, तो उस डोमिनेंसी को हटाने के लिए और एक इक्विवेलेंट वो लाने के लिए, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की हमें जरूरत है। दूसरा जो इसका नीड है वो है हाई करेंसी इन सर्कुलेशन। इंडिया में एक फेयरली हाई करेंसी होगी टू इट्स जीडीपी रेशियो विद दिस करेंसी। और तीसरा जो इसका नीड है वो है कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो है वो कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट को कम करेगी, इनेबलिंग द रियल टाइम पेमेंट्स, ऑन द स्पॉट पेमेंट्स, इंस्टेंटेनियस पेमेंट्स विदाउट एनी इंटर बैंक सेटलमेंट थिंग। ठीक है, जो भी पेमेंट करना है फटाफट से करिए, खत्म करिए, किसी बैंक को बीच में या किसी और इंस्टीट्यूट को बीच में लाने की जरूरत नहीं होगी हमें। ठीक है, तो ये थे हमारी नीड। आगे चलते हैं कि भाई क्यों आखिर क्रिप्टो करेंसी के बजाय सीबीडीसी को गवर्नमेंट फेवर कर रही है या डिजिटल रुपी लाने की बात कर रही है। ये एक बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपसे पूरे चांसेस हैं कि मेंस में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, एक आइडिया ले लीजिए, इस पे आप अपने पॉइंट्स लिखिएगा, जरूरी नहीं कि आप यही पॉइंट्स लिखेंगे। ओके, तो सीबीडीसी को क्यों प्रेफर किया गया ओवर क्रिप्टो करेंसी? सबसे पहली चीज है सॉवरेन गारंटी की। क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो कंज्यूमर्स के लिए काफी रिस्कफुल होते हैं, उनमें कोई सॉवरेन गारंटी नाम की चीज नहीं होती, और इसीलिए उन्हें लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। जबकि जो सीबीडीसी अभी हमने पढ़ा कि वो एक लीगल टेंडर के रूप में स्वीकारी जाएगी। ठीक है, तो सॉवरेन गारंटी हो गई। दूसरी चीज जो है मार्केट वोटैलिटी की वोलैटिलिटी की बात की गई है। ठीक है, हाईली वोलेटाइल मार्केट्स माना जाता है क्रिप्टो करेंसी का। क्यों? क्योंकि उनके जो चेंजेस हैं उनमें वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं। जैसे कि अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन दिसंबर 2017 में $20,000 था,
जबकि वो गिरकर नवंबर 2018 में $3,800 पर आ गया। तो आप वास्ट डिफरेंस देख रहे हो ना कि कितना ज़्यादा वोलेटाइल है, राइट? तो इसी वोलेटाइलनेस की वजह से जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं और इन्हें रोक करने के लिए, इन्हें काउंटर करने के लिए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सीबीडीसी को प्रेफर किया जाएगा क्योंकि ये इतने वोलेटाइल नहीं होंगे, ठीक? तीसरी चीज़ जो इसमें है वो है रिस्क इन सिक्योरिटी, ठीक है? एक यूज़र जो है वो अपना काफ़ी अमाउंट लूज़ कर जाता है अगर गिरावट आ जाती है क्रिप्टो करेंसी में तो, ठीक है? और वो ना चाहते हुए भी अपना काफ़ी अमाउंट लूज़ कर देते हैं, ठीक है? अनलाइक एनी डिजिटल बैंक अकाउंट और उनका कई बार तो पासवर्ड भी रीसेट नहीं हो पाता, ठीक है? अगेन ना सिर्फ अमाउंट की सिक्योरिटी यहाँ पर जो है सामने आ रही है बल्कि जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, जो अमाउंट आपका उसमें इन्वेस्ट है उसकी तो है ही है, उसके साथ-साथ इनका जो प्रॉपर यूसेज का जो फॉर्मेशन है, जो फ़ॉर्मूला है, जो तरीका है यूज़ करने का, वो भी काफ़ी रिस्कफुल और इनसिक्योर जो है माना जाता है, ठीक है? चौथा जो हमारा है, वो है मालवेयर थ्रेट्स। क्रिप्टो करेंसीज़ में मालवेयर थ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। हालाँकि सीबीडीसी में मालवेयर थ्रेट्स कम होंगे क्योंकि जगह-जगह पर टाइट सिक्योरिटी चेक्स के उसमें होगा ये और ट्रैक भी किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मालवेयर थ्रेट्स उतने नहीं होंगे, ठीक है? नेक्स्ट जो है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ठीक है? मनी लॉन्ड्रिंग क्रिप्टो करेंसीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसीज़ को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल माना जाता है रिगार्डिंग दी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को लेकर, ठीक है? क्योंकि वो एक ग्रेटर एनोनिमिटी देते हैं, जो दूसरे मेथड ऑफ पेमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग और जो पब्लिक कीज़ है बेसिकली वो उसमें एंगेज करती है इन द ट्रांज़ैक्शंस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली लिंक्ड टू द इंडिविजुअल। लेकिन सीबीडीसी सिंस लिंकेबल है, ट्रैकेबल है तो वहाँ पर इतना इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा प्रेफ़रेंस का है इम्पोर्टेंस वो है रेगुलेटरी बायपास। सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकता है सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसीज़ को किसी भी इकोनॉमी में। लेकिन डिजिटल करेंसी जो डिजिटल रूपी है बेसिकली उसको जो है रेगुलेट किया जा सकता है और इसीलिए उसमें रिस्क भी कम है, ठीक है? तो वो रेगुलेशन जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट का होगा तो वो उतनी ही सेफ होगी और नेक्स्ट है हमारा पावर कंजम्पशन। वैलिडेटिंग ट्रांज़ैक्शंस जो हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं ओवरऑल देश की एनर्जी सिक्योरिटी में। इनफैक्ट जो टोटल का इलेक्ट्रिसिटी यूज़ था बिटकॉइन माइनिंग का 2018 में वो लगभग इक्विवेलेंट था टू द मिड साइज्ड इकोनॉमीज सच एज स्विट्जरलैंड। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन भी है जबकि डिजिटल सीबीडीसी में इतना नहीं होगा, ठीक है? तो ये था हमारा सीबीडीसी का प्रेफ़रेंस ओवर क्रिप्टो करेंसी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? आगे चलते हैं। अगली खबर हमारी जो है वो न्यू एसईजेड लॉज से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने नए स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स के लॉज को सजेस्ट किया है। जीएस पेपर 3 का टॉपिक है। गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया है टू रिप्लेस जो एक्जिस्टिंग एसईजेड लॉज थे विद द न्यू लेजिस्लेशंस सो दैट टू इनेबल द स्टेट्स टू बिकम पार्टनर्स इन द डेवलपमेंट एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स, ठीक है? तो अब यहाँ पर मुद्दा उठकर आएगा कि भाई ये एसईजेड क्या है? एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के वो एरियाज़ हैं जिनमें बिज़नेस और ट्रेड लॉज़ जो हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ और एसईजेड जो है वो लोकेटेड होते हैं विद इन द कंट्रीज़ नेशनल बॉर्डर्स लेकिन उनका जो एम होता है वो होता है टू इंक्लूड इंक्रीजिंग ट्रेड बैलेंस, एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? तो इनके ऊपर नई लॉज लाने की बात की जा रही है। इंडिया में अगर हम देखें तो एसईजेड पॉलिसी जो है वो सर्वप्रथम आई थी अप्रैल 1, 2000 को, ठीक है? जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था इस पॉलिसी का वो था टू एनहांस फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड एन इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव एंड हैसल फ्री एनवायरनमेंट टू फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है? ये जो पूरा आइडिया था एसईजेड का ये उस टाइम लाया गया था टू प्रमोट दी एक्सपोर्ट्स, ठीक है? And realize the need for a level playing field
दैट मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं हमारे उनके लिए, सो दैट वो कॉम्पीट कर सके वर्ल्ड वाइड लेवल पर, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर वो कॉम्पीट कर सके। और सब्सिक्वेंटली एसईजेड एक्ट 2005 को लाया गया टू प्रोवाइड द अम्ब्रेला लीगल फ्रेमवर्क कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ एसईजेड डेवलपमेंट, ठीक है, और जो भी यूनिट्स एसईजेड में ऑपरेट कर रही हैं उनके लिए। अब मुद्दा उठता है यहाँ पे कि भाई हु ऑल कैन सेट अप एसईजेड, या कैन अ फॉरेन कंपनी सेट अप एसईजेड? तो हाँ, बिल्कुल, अ फॉरेन एजेंसी कैन सेट अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया। इनफैक्ट कोई भी प्राइवेट, पब्लिक या जॉइंट सेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी एसईजेड सेटअप कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है प्रीलिम्स में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देकर कंफ्यूज किया जाए, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, रोल क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का इन एस्टैब्लिशिंग दी एसईजेड, एक अलग इसमें मुद्दा निकल आता है। तो देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ओवरऑल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड में। एक रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट गवर्नमेंट का जिसे मेंबर की माना जाता है ऑफ द इंटर मिनिस्टेरियल कमिटी ऑन प्राइवेट एसईजेड, और उसे कंसल्ट किया जाता है एसईजेड के प्रपोजल्स को कंसीडर करते वक्त, ठीक है। एंड बिफोर रिकमेंडिंग एनी प्रपोजल, मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री को स्टेट जो है वो सेटिस्फाई करता है खुद को दैट दे आर इन द पोजीशन टू सप्लाई बेसिक इनपुट्स लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। अब यहाँ पर मुद्दा आता है कि क्या एसईजेड को गवर्नमेंट कंट्रोल करता है या नहीं करता है? तो देखिए, जितने भी एसईजेड्स हैं उनके जो स्टैट्यूटरी फंक्शंस होते हैं, ये याद रखिएगा, जितने भी एसईजेड हैं उनके स्टैट्यूटरी फंक्शंस जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट ऑल्सो कंट्रोल्स जो उनमें ऑपरेशन हो रहा होता है, जो मेंटेनेंस फंक्शन हो रहा होता है इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एसईजेड्स का। और जो बाकी के ऑपरेशंस या मेंटेनेंस होती हैं वो प्राइवेट फर्म्स के साथ या प्राइवेटाइज्ड किए जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि क्या एसईजेड लेबर लॉज से एग्जेम्प्टेड होते हैं? यस या फिर नो? फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि एसईजेड के जो एसईजेड होते हैं उनमें लेबर लॉज को एग्जेम्प्ट किया जाता है या नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एसईजेड पे जो अमेंडमेंट आई है वो क्यों है, उसकी जरूरत क्या, नीड है, तो उसको समझ लेते हैं। देखिए, जो एसईजेड की यूनिट्स होती हैं वो लगभग अब तक 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन इंजॉय कर रही थी ऑन द एक्सपोर्ट इनकम, ठीक है। और ये था फॉर द फर्स्ट 50 years, 50% फॉर द नेक्स्ट 50 years एंड 50% ऑफ द प्लग बैक एक्सपोर्ट प्रॉफिट फॉर अनदर 5 years। यानी कि 100% टैक्स एग्जेम्पशन जो है उनके पहले 5 years के लिए, नॉट 50 बट फॉर 5 years, ठीक है। उसके 5 साल के बाद उन्हें 50% देना होगा नेक्स्ट 5 years के लिए, और उसके बाद 50% देना होगा फॉर द प्लग बैक एक्सपोर्ट प्रॉफिट फॉर अनदर 5 years। यानी 3 चरणों में इनको बांटा गया है, ठीक है। एसईजेड जो है वो अब स्टार्ट कर दिए हैं लूजिंग देयर शीन आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अब मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है ये मैंने पढ़ाया है आपको, तो फटाफट से इसको जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स से आप क्या समझते हैं। मैंने इसे करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। लेट्स सी आपको कितना याद है, फटाफट से लिख के बताइए, ठीक है। और जो इंट्रोडक्शन है सनसेट क्लॉज का, उसे भी रिमूवल की बात की जा रही है। और ये जो सनसेट क्लॉज है बेसिकली, सॉरी, जो सनसेट क्लॉज लाया जा रहा है उसके इंट्रोडक्शन की बात की जा रही है फॉर द रिमूवल ऑफ टैक्स इंसेंटिव। जो टैक्स इंसेंटिव इन्हें मिल रहा था उसे हटाने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए सनसेट क्लॉज को, उसकी चर्चा हो रही है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें है वो ये कि जो नई एक्ट होगी, जो नई अमेंडमेंट के बाद जो एक्ट आएगी वो कवर करेगी सभी लार्ज एग्जिस्टिंग और नए इंडस्ट्रियल एनक्लेव्स को। क्यों करेगी? टू ऑप्टिमाइज देम, यूटिलाइज अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, या मार्केट में जो कॉम्पिटिटिवनेस है एक्सपोर्ट्स को लेकर के उन्हें और ज्यादा इनहेंस करने के लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट भी इसमें अंडरटेक करेगी रिफॉर्म्स को इन द एरिया ऑफ
custom administration of SEZ with a view to promote ease of doing business. So पूरा मुद्दा अमेंडमेंट करने का इसीलिए है SEZ में, in order to ease the doing business thing. और इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपसे मेरा यहाँ बनता है कि ईज ऑफ बिजनेस डूइंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक, ये आपको मुझे बताना है। ये भी हमने अपने करंट अफेयर एनालिसिस में डिस्कस किया हुआ है, तो फटाफट से इसकी भी रैंक बता दीजिए मुझे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है हमारी ग्रीन बॉन्ड्स के टारगेट को लेकर के। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स SGB क्या होते हैं, ठीक है, और क्यों इनको टारगेट किया जा रहा है? तो देखिए, इशुएंस ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात की गई है सो दैट जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसोर्सेज हैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की, उन्हें और ज्यादा मोबिलाइज किया जाए, ठीक है। दूसरी चीज जो बात की गई कि जो SGB है, ठीक है, कि SGB होता क्या है, पहले तो ये समझिए आप। SGB जो है ये एक स्पेसिफिक डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह है जिसे गवर्नमेंट इशू करती है, और इनमें डिनोमिनेटेड होते हैं बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक करेंसीज, जैसे कि जो अदर बॉन्ड्स हैं उनकी तरह, ठीक है। एंड दे आल्सो प्रॉमिस टू पे बायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ ईयर्स, और उनकी फेस वैल्यू को वो पे कर सके ऑन द मैच्योरिटी। अब ग्रीन बॉन्ड्स की बात क्यों की जा रही है, ये मूव क्यों लाया जा रहा है? तो ये मूव इसलिए लाया जा रहा है सो दैट इंडिया अपना कार्बन न्यूट्रलिटी का जो टारगेट है उसे अचीव कर सके और खुद को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बना सके, ठीक है। ये इंडिया का एम है टू अचीव नेट जीरो कार्बन बाय 2070, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है इस पर जो है फोकस किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ज्यादा वेलकमिंग भी इन्हें रखा गया है, क्योंकि ये पता है कि ये मोबिलाइज करेगा फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर्स हमारे देश में ज्यादा तादाद में जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए भी इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये थी हमारी ग्रीन बॉन्ड्स टारगेट से रिलेटेड न्यूज। नेक्स्ट न्यूज हमारी जो है वो है अबाउट पीएम के एक इनिशिएटिव जिसका नाम है डिवाइन, ठीक। यूनियन बजट 2022-23 जो है वो एक नई स्कीम के बारे में बात करता है, और वो स्कीम है बाय द नेम ऑफ पीएम, यानी प्रधानमंत्री डिवाइन या देव आइन भी आप इसको कह सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अक्रॉस दी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में, ठीक है। पीएम डिवाइन क्या है समझ लेते हैं। देखिए, पीएम डिवाइन जो है वो फंड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इन द स्पिरिट ऑफ प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम, ठीक है। और उसके थ्रू सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें बढ़ाया जाएगा बेस्ड ऑन फेल्ट नीड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ये चीजें इनेबल करेंगी, या ये जो पूरा इनिशिएटिव है ये क्या चीजें इनेबल करेगा, तो वो है पहला हमारा लाइवलीहुड एक्टिविटीज फॉर यूथ एंड वुमेन, और दूसरा है फिलिंग द गैप्स इन वेरियस सेक्टर्स। सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है इसे पोज करेगी थ्रू देयर कैंडिडेट प्रोजेक्ट्स, और प्रायोरिटीज दी जाएंगी टू दोज स्टेट्स टू दोज कैंडिडेट्स हु आर पोज्ड बाय द स्टेट्स, ठीक है। तो ये था हमारा पीएम डिवाइन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। इस पीएम डिवाइन के अंदर जो है, इस पूरे इनिशिएटिव के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे जो कि डेडिकेटेड होंगे फॉर द सर्विसेज फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड अडल्ट हीमोटाइमोफाइड कैंसर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गुवाहाटी के आसपास, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें कंस्ट्रक्शन लाया जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ आइजवॉल बाईपास ऑन वेस्टर्न साइड, ठीक है। एंड गैप फंडिंग फॉर पैसेंजर रोपवे सिस्टम फॉर पेलिंग टू संगा च्योलिंग इन वेस्ट सिक्किम, ठीक है। तीसरा जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर वो है गैप फंडिंग फॉर इको फ्रेंडली रोपवे केबल कार का फ्रॉम धापर टू भालीधुंगा इन साउथ सिक्किम। और चौथा प्रोजेक्ट है जो कि पायलट प्रोजेक्ट के नाम से है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बैम्बू लिंक रोड एट डिफरेंट लोकेशंस इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स इन मिजोरम। तो एक तरह से काफी सारे स्टेट्स को जो है इसे कवर किया जा रहा है, और ये स्पिरिट में है ऑफ पीएम गति शक्ति मिशन, ठीक है। फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये,
और जो इनके लिए एलोकेशन दिया गया है एट प्रेजेंट वो है 1500 करोड़ का। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, पहला ऑब्जेक्टिव इनेबलिंग लाइवहुड एक्टिविटीज फॉर यूथ एंड वुमेन और दूसरा है फिलिंग गैप्स इन वेरियस सेक्टर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज जो है वो है एफटीए टॉक्स पर बिटवीन इंडिया एंड यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड। ये अपने आप में एक एनालिसिस है इस पूरे एफटीए का, ठीक है। इसका जस्ट जरूर पढ़ लेना आप, मैंने हाईलाइट कर दिया, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए कुल मिलाकर ना जो ये न्यूज है ये है अबाउट द रीसेंट टॉक्स जो कि ट्रेड टॉक्स हुए थे दिल्ली में बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन में, ठीक है, पिछले महीने हुए थे। और उन टॉक्स का एम ही यही था टू फाइनलाइज अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एज सुन एज पॉसिबल बिटवीन दीज टू कंट्रीज, ठीक है। और जो पैक्ट है बेसिकली वो ब्रिटेन के साथ किया गया है सो दैट जो हमारा टोटल बायलैटरल ट्रेड है 2030 तक हम उसे डबल कर सकें, ठीक है। ये था हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। अब मुद्दा निकल के आता है कि आखिर ये एफटीए है क्या। तो देखिए ये एफटीए जो ये एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन टू नेशंस जहां पर वो अलाउ करते हैं फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, टू एंड फ्रो फ्रॉम बोथ द कंट्रीज या बोथ द साइड्स कह सकते हो। और बीच में जितने भी टैरिफ बैरियर्स होते हैं उन्हें हटाता है ये एफटीए हमारा जो है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ था ये मैंने आपको बता दिया। एफटीए के लिए जो पैक्ट है वो टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करता है टू रिलेटेड टू बोथ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो अगर कहीं लिखा हो कि ये सिर्फ इंपोर्ट या सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए तो वो एब्सोल्युटली गलत है, वो आपके लिए एक जाल बिछाया जा रहा है, ठीक है। अंडर फ्री ट्रेड पॉलिसी जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं उन्हें बॉट और सोल्ड किया जाता है यानी बेचा और खरीदा जाता है अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स और जहां पर कोई गवर्नमेंट टैरिफ्स नहीं होते हैं या बहुत कम गवर्नमेंट टैरिफ्स होते हैं, कोटाज होता है, सब्सिडी होता है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है एफटीए का वो टोटली अपोजिट है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म या फिर इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म का। और एफटीए जो है उसे कैटेगराइज करता है या एफटीए को हम कैटेगराइज कर सकते हैं अंडर दी प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट यानी जिस देश को हम प्रेफर कर रहे हैं हम उसके साथ ही करेंगे। दूसरी चीज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट और तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, इन तीन के तहत। ओके, आगे चलते हैं। इंडिया यूके ट्रेड रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इंडिया यूके जो है ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं जहां पर पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है दोनों ही देश आपस में विथ देयर शेयर्ड हिस्ट्री एंड रिच कल्चर। और जो इंडिया का डाइवर्स जो डायस्पोरा है यूके में, ब्रिटेन में, वो आज भी एक लिविंग ब्रिज का काम कर रहा है और टाइम टू टाइम फर्दर डायनामिज्म रिलेशंस दोनों ही देशों के बीच में मजबूत बना रहा है। यूके को इंडिया में एक लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी माना जाता है अमंग दी G20 कंट्रीज। ओके, सिग्निफिकेंस क्या होगा भारत और यूके के मध्य ये जो एफटीए हो रहा है इसका। तो देखिए कुछ सिग्निफिकेंस, पहला तो सबसे पहले इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जो ट्रेड डील्स हैं यूके के साथ वो और ज्यादा बूस्ट करेगी एक्सपोर्ट को जिससे कि जॉब क्रिएशन और ज्यादा आएगा स्पेशली टेक्सटाइल, लेदर, गुड्स और फुटवेयर इंडस्ट्रीज में। दूसरी चीज इंडिया जो है वो एक्सपेक्ट करता है एक लार्जर क्वांटम जंप इन द एक्सपोर्ट ऑफ marine products through the recognition of 56 marine units of India, ठीक है। थर्ड है हमारा क्लैरिटी ऑन सर्विस ट्रेड, जो एफटीए है उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एक सर्टेनिटी देगा, ये एक प्रिडिक्टेबिलिटी देगा, एक ट्रांसपेरेंसी देगा जो कि एक ज्यादा लिबरल, फैसिलिटेटिव और कॉम्पिटेटिव सर्विस रिजीम बनाएगा। इसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक ग्रेटर पोटेंशियल होगा फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और इसके साथ साथ जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं उनमें भी बूस्ट आएगा, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है इसकी वो है स्ट्रैटेजिक एडवांटेज की, दोनों ही देशों में स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होगा। और यूके जो है वो परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का और इससे वन ऑफ द स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स ऑफ इंडिया भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें यूएनएससी की परमानेंट जो सीट की दावेदारी होने वाली है या जिसके लिए इंडिया जो है वो प्रयत्न कर रहा है उसमें भी इंडिया को मदद मिलेगी। और नेक्स्ट जो है वो है अबाउट द स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद द ट्रेड
that would seek UK's support at global issues like स्टैंड ऑफ विद चाइना हो गया, या लद्दाख सेक्टर हो गया, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया, या फिर क्लेम ऑफ परमानेंट सीट एट यूएनएससी हो गया। तो इन सभी एरियाज में जो है वो एफटीए हमारे लिए सिग्निफिकेंट साबित होगा बिटवीन इंडिया एंड यूके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबर और आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी। और जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ सीडी #डेली रिचुअल्स के तहत, जहां पर हम आपके लिए तमाम क्लासेस लेकर आते हैं। आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है बजट को लेकर वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। देखिए, परेशान मत होइएगा अगर पूरा बजट आपको अभी नहीं समझ आता या इकोनॉमिक सर्वे नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं। हम धीरे धीरे करते करते एक एक स्कीम, एक एक वो जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, तो एग्जाम आते जाएगा, और तब तक जो है हम उसको कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे, और न सिर्फ समझेंगे बल्कि उनमें क्या मुद्दा हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की खबरें। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं प्लीज कोशिश करिए उसका आंसर देने की, और स्पेशली जो मैंने आपको लिखने को बोला है उसे जरूर लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स तक हमें नहीं रहना है, हमें मेंस एग्जाम भी क्लियर करना है, हमें इंटरव्यू भी क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, एंड यस, do not forget to like, subscribe and comment. Thank you so much, guys. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.